रिधिमा रसोई में बर्तन धो रही थी तो वहीं उसकी देवरानी नैना हर वक्त काम चोरी किया करती। नैना घर के काम से बचने के लिए तेल लेकर अपनी सास के बालों में टीवी देखते देखते चंपी करने लगती है, तो वहीं बेचारी रिधिमा अकेले ही घर का काम किया करती। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में जब से हम शादी करके आए हैं। अरे सारा घर का काम अकेले हमें ही करने पड़ता है। ऊपर से हमारी ये जो देवरानी है ये तो काम चोरी करने का भी एक मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखती रहती हैं और हमारा समय आता है टीवी देखने का तब ये लोग टीवी ही बंद कर देते हैं। तब इन लोगों को बिजली का बिल याद आने लगता है। जिंदगी तो बर्बाद हो गई हमारी। कभी कभी तो मन करता है कि हमारी पति जब शाम को घर आए तो बेलन से उनकी खोपड़ी ही तोड़ दे। रिधिमा बड़बड़ा रही थी। इसी बीच उसकी सास रिधिमा से बोलती है, अरे रिधिमा बहू जरा मेरे और नैना के लिए चाय बना दे। टीवी देखते देखते थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, इसीलिए थोड़ी चाय बना दे। हाँ, बेचारी रिधिमा बिना कुछ कहे चाय बनाकर अपनी सास और देवरानी के लिए ले जाती है। तभी टीवी में रिधिमा का फेवरेट गाना आता है। वो गाना देखकर रिधिमा टीवी को ही देखने लगती है। तभी उसकी देवरानी नैना अपनी जेठानी को ताना मारते हुए उससे कहती है, अरे दीदी, अब टीवी को टकाटक देखती रहोगी क्या? ये मत भूलो कि ये टीवी मैं लेकर आई थी दहेज में, इसीलिए इस टीवी पे ज्यादा अधिकार मेरा है। और हाँ, जाकर काम करो अपना। हाँ हाँ, हम तो नौकर हैं ही इस घर में। सारा दिन घर का काम करते रहते हैं हम। आधे घंटे बाद हमारा टीवी सीरियल आने वाला है। अगर उस समय आप दोनों में से किसी ने भी हमें टीवी देखने नहीं दिया ना तो देख लेना, हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप दोनों अपने अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना। अगर ये टीवी आप दहेज में लेकर आई हैं तो हम भी कोई फ्री की नौकरानी नहीं है। इस घर में अगर आप हमें टीवी देखने देंगे तो ही हम घर का काम करेंगे, वरना आप अपना काम देख लीजिए। इतना बोलकर रिधिमा वहाँ से चली जाती है। तभी नैना अपनी सास के कान भरते हुए उससे बोलती है, देख लिया माँ जी आपने, आपकी बड़ी बहू ने इतना बड़ा ताना देकर चली गई हमें। आप तो कुछ बोलती नहीं है, आपके सामने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे तू ये सब छोड़, टीवी में देख अक्षय कुमार और जूही चावला के सुहागरात का गाना आएगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुमसे ये शालू। इस बुढ़िया को सुहाग रात का सीन देखना है। अरे असली फिल्म तो हमारे घर में चलती रहती है, लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को बुढ़ापे में रोमांटिक होना है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रिधिमा अपना काम खत्म करके टीवी देखने के लिए आती है, लेकिन टीवी का रिमोट ना सास उसे देती है ना उसकी देवरानी, और इससे रिधिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और घर का सारा काम छोड़ देती है। इसके बाद घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मनोज अपनी पत्नी रिधिमा से बोलता है, क्या बात है रिधिमा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल। घर में सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे अपनी बात बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हमारी दिक्कत परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। अरे हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने शादी में कोई दहेज नहीं दिया, इसीलिए तो हम इतना सुनते हैं। अगर आज हमारे माँ बाप ने या फिर आपने हमें एक टीवी खरीद के दिया होता तो हमें ना अपनी देवरानी की इतनी नहीं सुननी पड़ती। घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद आधा घंटा टीवी देखने के लिए आ जाए ना तो माँ जी हमें टीवी देखने नहीं देती और ना ही देवरानी। सारा समय तो हमारा रसोई में निकल जाता है, खुद को हम कब टाइम देंगे? हाँ, अच्छा तो दिक्कत टीवी की है। चलो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कल ही टीवी रसोई में लगवा देता हूँ। वो तुम्हारा पर्सनल टीवी रहेगा। अब तुम्हारा जब दिल करे तुम तब टीवी देखना, जब दिल करे तब तुम आराम कर लेना। मनोज रिधिमा से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो रसोई में एक टीवी लगवा देता है। ये देखकर नैना को बहुत जलन होती है। अच्छा, असली पिक्चर तो यहाँ लगी है। यहाँ प्यार की रास लीला चल रही है। अपनी बीबी के लिए रसोई में टीवी लगवाया जा रहा है। कोई नहीं भाई साहब, चिंता मत करो। जेठानी जी को पूरे परिवार की नजरों में गिरा ना दिया ना तो मेरा नाम भी नैना नहीं, जिंदगी भर याद रखोगे आप किससे पंगा लिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिधिमा अब बिना कुछ कहे घर का सारा काम समय से करती, साथ ही वो अपने घर के कामकाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ती, जिससे पूरा घर हमेशा उससे खुश रहा करता। ऐसे ही एक दिन रिधिमा पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। साथ ही साथ काम करने के दौरान वो रसोई में टीवी ऑन नहीं किया करती। ये सब देखकर उसकी सास
नैना से उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलती है। वैसे कुछ भी कहो नैना बहू, रिधिमा बहू है तो लाखों में एक। अरे रसोई में टीवी लगने के बाद वो खाना बनाने के दौरान टीवी नहीं चलाती, वरना दूसरी बहू तो इस बात का गलत फायदा उठाती है, तभी तो खाने में हमेशा स्वाद रहता है, कभी कोई कमी नहीं छोड़ती रिधिमा बहू। बहुत अच्छी बहू है ये तो। बस सासू माँ, कुछ दिन और रुक जाइए। ये सब ना 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो जेठानी जी को सबकी नजर में गिरा दूंगी, टीवी भी रसोई से निकलवा दूंगी। ऐसे ही अब रिधिमा खाना बनाकर अपने कमरे में साफ सफाई करने के लिए आ जाती है। इस बीच मौका देखकर नैना रिधिमा द्वारा बनाए गए खाना खराब कर देती है। जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, उनको खाना बहुत बेकार लगता है। किसी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्च ज्यादा। ये सब देखकर उसकी सास रिधिमा से बोलती है। अरे ये सब क्या है रिधिमा बहू, कुछ दिन तो तूने अपने अच्छे काम से हम सबका दिल जीत लिया, अब अचानक से क्या हो गया है? जब से टीवी लगा है रसोई में तब से तेरा काम में मन नहीं लग रहा है? अरे इतना ज्यादा नमक डालता है क्या कोई दाल में? माफ कीजिएगा माँ जी, लगता है हमसे ज्यादा नमक डल गया, बाकी आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। अरे जेठानी जी, आपका ध्यान तो टीवी में लगा रहता है ना, खाना कहाँ से बनेगा? टीवी देखते देखते आप खाना बनाती हैं, गड़बड़ तो होगी ना। देवरानी जी, अगर हमारे मामले में ना ही बोले ना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद तो घर का कोई काम करती हैं नहीं। उसके बाद आपको किसने आज ये अधिकार दे दिया कि हमारे मामले में बोलेंगे? माँ जी है हमें अच्छे बुरा बोलने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में घुसने की। हाँ नैना बहू, तू छोटी है, छोटी बनकर रह, बड़ी बनने के लिए किसी ने नहीं कहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, सारा दिन तो तू टीवी देखती है, कम से कम ये नहीं कि रिधिमा बहू की थोड़ी सी मदद कर दे। दोनों ओर से नैना को फटकार लग जाती है। नैना का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। नैना अब मन ही मन अपनी जेठानी रिधिमा से नफरत करने लगती है। उसे जेठ और जेठानी का प्यार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी भी तरह से रसोई से टीवी निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही अब जब भी रिधिमा खाना बनाकर बाहर आती, ना उसे खाने को पूरी तरह से बिगाड़ दिया करती। धीरे धीरे मनोज और रिधिमा के बीच आए दिन लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक दिन नैना फिर से रसोई में जाकर खाना बिगाड़ रही थी। इसी बीच उसकी सास आ जाती है और वो नैना की इस हरकत को देख लेती है। तभी उसकी सास गुस्सा करते हुए नैना से बोलती है। अच्छा, तो वो तू है जिस वजह से मेरे घर में शांति भंग हो गई। तूने ही आग लगाई है ना मेरे बेटे और बहू के बीच। तेरी वजह से ही आज मेरी बड़ी बहू और मेरे बेटे में लड़ाई हो रही है। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहू कहते हुए। आज तक बड़ी बहू ने तुझे घर के किसी काम काज को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अकेले ही सारा काम करती रही, लेकिन तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये कभी नहीं सोचा था हमने। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बस जलन में आ गई थी और जलन में मैंने ऐसी हरकत की। आज मुझे खुद अपनी हरकत पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। बस ये बात दीदी और भाई साहब को मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो आज से खुद को सुधारने की कोशिश कर और बड़ी बहू के साथ मिलकर घर का सारा काम कर और उससे माफी मांग। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। इसके बाद अब नैना अपनी जेठानी के साथ मिलकर उसके हर छोटे बड़े कामकाज में हाथ बटाया करती। धीरे धीरे दोनों देवरानी और जेठानी के बीच प्यार भी बढ़ने लगता। संध्या जो कि अपनी माँ की लाडली थी, उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, या यूँ कह लो कि एक बीमारी थी। संध्या जब भी रात में अकेले सोती या किसी अनजान जगह जाती तो वो अक्सर बिस्तर गीला कर दिया करती। ऐसे ही एक रात संध्या घर में अकेली होती है। रात हो चुकी है और माँ घर पर भी नहीं है। क्या करूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त नीलम को अपने घर बुला लेती हूँ। अब संध्या अपनी दोस्त नीलम को फोन करती है और उसे घर बुलाती है, जिस पर नीलम उससे कहती है। संध्या यार, मैं आ जाती तेरे घर पे, पर मेरी माँ तो खुद घर पर नहीं है। भूल गई क्या कि तेरी माँ और मेरी माँ साथ में हरिद्वार गंगा स्नान करने गए हैं? जानते हो इसीलिए तो तुझे अपने घर बुला रही हूँ। तू भी अपने घर में अकेली होगी ना। तूने पहले बोला होता तो शायद मैं आ जाती। अब रात हो चुकी है और मेरे पापा के भी घर आने का समय हो चुका है। वो अब मुझे कहीं नहीं जाने देंगे ना। एक रात की तो बात है, तो अकेले रह ले। इतना बोलकर नीलम फोन रख देती है
और बेचारी संध्या घर में अकेली परेशान होती है। अब क्या करूं, अकेले तो मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर माँ सो गई तो फिर से मेरा बिस्तर गीला हो जाएगा। मैं अपनी बीमारी को कैसे ठीक करूं? अब यही सोचते सोचते संध्या की आंख लग जाती है और जब सुबह उसके घर की डोरबेल बजती है तो उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। ये क्या संध्या, आज तेरा बिस्तर फिर गीला हो गया। अब मैं क्या करूं? पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ और दरवाजे पर देखती हूँ कि कौन है, क्या पता माँ हो। अब संध्या सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है और दरवाजा खोलने जाती है। जब संध्या दरवाजे पर अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को रोते हुए गले लगा लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम जानती हो ना मैं अकेले घर पर नहीं रह सकती। तुम मेरी बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाती हो? संध्या तू बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी, इसलिए तुझे अब अकेले रहना सीखना होगा और अपनी इस बीमारी से भी लड़ना होगा। तेरी इसी बीमारी की वजह से मैंने तेरे लिए लड़के नहीं देखे। माँ मैं कोशिश करती तो हूँ, पर मैं क्या करूँ, किसी भी अनजानी जगह जाती हूँ या अकेली रहती हूँ तो पता नहीं कैसे बिस्तर गीला हो जाता है। देख अब मैंने सोच लिया है कि मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, क्या पता तुझे कोई बीमारी हो। माँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, अगर मुझे बीमारी होती तो मैं हर रोज बिस्तर गीला करती, पर मैं रोज बिस्तर गीला नहीं करती, इसीलिए आप मुझे बीमार बोलना बंद करो। संध्या बीमारी का नाम सुनकर अपनी माँ से नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम संध्या के घर आती है और संध्या की माँ से कहती है, आंटी जी आज मेरा बर्थडे है, क्या मैं संध्या को अपने साथ घर ले जा सकती हूँ? बस एक रात की बात है। क्या एक रात की? नहीं बेटा, अगर बात दिन की होती तो मैं अपनी बेटी को भेज देती, पर रात में मैं संध्या को कहीं नहीं भेज सकती। आंटी जी प्लीज मान जाओ ना, ये मेरा आखिरी साल है, उसके बाद मैं संध्या से कभी नहीं मिल पाऊंगी, प्लीज जाने दो ना। संध्या तू बोलना अपनी माँ से। मैं समझती हूँ नीलम बेटा, पर मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तेरे साथ तेरे घर उसे नहीं भेज सकती। हाँ नीलम मुझे माफ करना यार, पर मेरी माँ ना घर में अकेली है, मैं नहीं आ सकती, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कल मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूंगी। संध्या खुद नीलम के साथ जाने से मना कर देती है और बेचारी नीलम उदास अपने घर चली जाती है। नीलम के जाने के बाद संध्या और उसकी माँ परेशान अपने घर में बैठ जाती है और संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा नीलम के घर जाने का बहुत मन था। तेरा अगर इतना ही मन था तो चली जाती अपनी दोस्त के साथ उसके घर, पर उसके बाद क्या होता नीलम के घर? तेरे लिए वो अनजान है, वहाँ जाकर रात में सोती और तू बिस्तर गीला कर देती, फिर पता है ना क्या होता तेरे साथ? सबके सब तेरा मजाक बनाते। आज पहली बार संध्या की माँ ने संध्या को इतनी बुरी तरह से डांटा था। अपनी माँ की ये बात सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो अपनी इस बीमारी को खत्म करके रहेगी। माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, इसलिए आप मुझे कहीं नहीं जाने देते हो, ना ही अकेला छोड़ते, पर मैं भी आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस बीमारी का इलाज खुद करूँगी। अब क्या था, अब संध्या रात में अलार्म लगा लेती है और रात में जितनी बार अलार्म बजता संध्या उतनी बार उठकर वॉशरूम जाती और इस तरह से उसका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर संध्या की माँ को बहुत अच्छा लगता है और उसे विश्वास हो जाता है कि बस उसकी बेटी अनजान जगह पर भी जा सकती है और अकेली भी रह सकती है। मेरी बच्ची तू तो अभी बच्ची ही है, अगर बच्चों को रात में 2 से 3 बार उठकर वॉशरूम ना ले जाया जाए तो वो भी बिस्तर तो गीला कर ही देते हैं, वही हाल तेरा है। पर अब ऐसा नहीं है, मैं तेरी शादी करवा सकती हूँ, बस इसके लिए तुझे रात में 2 से 3 बार उठना होगा। माँ अब तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी बीमारी से लड़ने का इलाज मिल चुका है, अब तुम आराम से मेरी शादी करवा सकती हो। अब संध्या को अपनी बीमारी का इलाज पता चल चुका था, इसलिए संध्या की माँ उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगती है और बहुत जल्द उसकी शादी विवेक नाम के एक बहुत अच्छे लड़के से करवा देती है। शादी के बाद विदाई से पहले संध्या की माँ संध्या से कहती है, संध्या बेटा तू जानती है ना, शादी के बाद आज ससुराल में तेरी पहली रात है, तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी और 2 से 3 बार वॉशरूम जाना होगा, इसीलिए अपने फोन में जाते ही अलार्म लगा देना ताकि कोई गलती ना हो। अरे बहन, अब बेटी से बातें ही करती रहोगी या अपनी बेटी को विदा भी करोगी? आखिर मुझे भी तो बहू को ससुराल लेकर जाना है और वहाँ इसका स्वागत करना है।
अब बहुत जल्द संध्या विदा होकर अपने ससुराल आती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, पर तभी लाइट चली जाती है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो सो नहीं पाती। और तभी उसकी सास उसके कमरे में आकर अपने बेटे बहू से कहती है, अरे बहू, गर्मी बहुत है और मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने बहू को पर्दे में रखूं। और विवेक छत पे जाके सो रहा है तो आज हम सब आंगन में सोएंगे। चलो संध्या, छत पर चलते हैं, बिस्तर उठा लो, बहुत मजा आएगा। ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमारी छत बहुत बड़ी भी है। अब संध्या जल्दबाजी में बिस्तर तो ले लेती है, पर अपना फोन और आराम लेना भूल जाती है। अब सोते हुए संध्या को याद आता है कि उसका फोन और अलार्म नीचे रह गया। संध्या उठकर नीचे जाने लगती है कि तभी एक बार फिर से विवेक उससे कहता है, अरे संध्या, तुम नीचे कहाँ जा रही हो? बहुत रात हो गई है, सो जाओ, कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर माँ की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। पर मेरा फोन नीचे रह गया। इस वक्त फोन की क्या जरूरत है? और मेरे पास मेरा फोन है ना, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरा फोन ले लेना। इतना बोलकर विवेक संध्या को अपने पास सोने के लिए कहता है। अब संध्या भी ना चाहते हुए सो जाती है और जब सुबह होती है तो वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला है और विवेक को संध्या का सच पता चल चुका है। ये देखकर संध्या को बहुत शर्मिंदा महसूस होती है और तभी विवेक उससे कहता है, तो ये वजह थी जो तुम इतनी रात को नीचे फोन लेने के लिए अंधेरे में जा रही थी। आखिर तुम्हें ये बीमारी कब से है? मुझे कोई बीमारी नहीं, बस जब मैं अकेली होती हूँ तो अनजान जगह अपने आप ही मेरा बिस्तर गीला हो जाता है। संध्या का सच जानने के बाद विवेक संध्या का साथ देता है और उसकी इस बीमारी को ठीक करने में उसकी मदद करता है। इतना अच्छा पति पाकर संध्या बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीती है। चूचू चिड़िया की कहानी। बेचारी चिंकी चिड़िया एक गरीब परिवार से थी, पर उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जिस घर के सभी पक्षी निर्दय हैं। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया बेचारी गर्मी में खाना बना रही होती है। तभी कालू कौवा आकर अपनी माँ कबूतरी से कहता है, अरे माँ, कितनी गर्मी हो रही है, जल्दी से कूलर चला दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी चला देती हूँ कूलर, रुक जा मेरा लाडला, पूरा पसीने से भीगा हुआ है तू बेटा। इतना बोलकर कबूतरी कूलर चला देती है और कालू कौवा कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने लगता है। कुछ देर बाद कबूतरी आवाज देते हुए चिंकी चिड़िया से कहती है, अरे ओ करमजली मनहूस, खाना बना है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू आराम से रसोई में घोड़े बेचकर सो रही है? माँ जी, भला रसोई में कौन सो सकता है? सबसे ज्यादा गर्मी तो रसोई में ही होती है, और अगर मैं सो गई तो खाना कैसे बनेगा? चिंकी चिड़िया की ये बात सुनकर कबूतरी गुस्से में उसके पास जाती है और पास में पड़ा डंडा उठाकर उस चिड़िया को मारने लगती है और उससे कहती है, मनहूस कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? मैंने तुझसे जितना पूछा तू बस उतना नहीं बता सकती। तू मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ नहीं, सजा मिलेगी, तभी तेरी जुबान कम चलेगी। अगर मैं तुझे इस तरह से माफी देती रही तो एक दिन तो तू मेरे सर पर बैठकर नाचेगी। इस तरह से बेचारी चिंकी चिड़िया को वो परेशान करती है। बेचारी चिंकी चिड़िया को ना तो सास से किसी प्रकार का सुख था और ना ही अपने पति से। कुछ देर बाद चिंकी चिड़िया घायल अवस्था में कालू कौवे के लिए खाना लेकर जाती है। खाने में हल्का सा नमक तेज था, जिस वजह से कालू कौवा गरम खाना चिंकी के ऊपर फेंक कर उससे कहता है, मेरे बाप ने बचपन में तुझसे शादी करवाकर मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। कितना गंदा खाना बनाया, जानती है कितनी गर्मी हो रही है, और तेरी वजह से मैं बाहर धूप में काम करने जाता हूँ ताकि तुझ जैसे बोझ को संभाल सकूं। बेटा, इस कलमुही को कुछ मत बोल, इस कलमुही की बहुत जुबान चलने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुझे तेरी औकात दिखाने लगे। माँ, तुम तो रहने दो, तुम्हारी वजह से आज तक ये मेरे पल्ले बंधी हुई है। तुमने ही पापा के साथ मिलकर बचपन में मेरी इस गरीब चिंकी चिड़िया से शादी करवा दी थी। अगर मेरी बचपन में इस मनहूस से शादी नहीं हुई होती ना तो आज इस घर में कोई अमीर घर की बहू होती। बेटा, तो मुझे दोष क्यों देता है, इसमें मेरी क्या गलती? तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे कलमुही के पिताजी, और वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। मैंने तो रिश्ते के लिए मना किया था, पर उन्होंने कहा कि लड़की बहुत सुंदर है और अच्छे घर से है, इसीलिए मैंने तेरी शादी करवा दी। पर मुझे क्या पता था शादी के इतने साल बाद भी हमें दहेज में एक कौड़ी नहीं मिलेगी। माँ, अब तो आप भूल ही जाओ कि आपको इस बहू से कभी कोई दहेज मिलेगा। मुझे माफ कर देना।
पर आप दोनों भी जानते हैं मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं। उनके पास तो कूलर खरीदने के भी पैसे नहीं। वो आप सबको इतनी महंगी एसी कहाँ से लाकर देंगे? जानता हूँ बहुत अच्छे से, तू और तेरा परिवार गरीबी में ही सड़कर मर जाओगे। इसीलिए मैंने नया रास्ता ढूंढा है जिससे मुझे मेरी पसंद की चिड़िया मिल जाएगी और माँ को दहेज में एसी। सच में बेटा, क्या सोचा है तूने? मुझे भी बता, मैं तेरी माँ हूँ ना। माँ, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, आप बस इंतजार करो, आपको बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और शाम को अपनी माँ के लिए जब वो खाना लेकर आता है तो दोनों माँ बेटे भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं और बेचारी चिंकी चिड़िया खाली पेट पानी पीकर सोती है। इसी तरह से कुछ दिन तो बीत जाते हैं और कबूतरी से इंतजार नहीं होता कि उसके घर में एसी कब आएगा। ऐसे ही एक दिन कबूतरी बैठकर पूजा कर ही रही होती है, तभी कालू कौवा अपने साथ एक रिंकी नाम की चिड़िया को लेकर आता है। रिंकी चिड़िया और कालू कौवे को साथ में देखकर चिंकी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये चिड़िया कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी आप बात कर रहे थे? क्या आप यही सरप्राइज देना चाहते थे माँ जी को? अरे तुझे क्या लगा तुझ गरीब के और बेवकूफ के पास बहुत ज्यादा दिमाग है? माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। अरे मुझे तो लगा था तुम गरीब के साथ बेवकूफ भी हो, पर तुम्हारे पास तो सच में बहुत दिमाग है। और अपने बेटे कालू को चिड़िया के साथ देखकर हैरान होते हुए अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये कलूटी चिड़िया कहाँ से उठा लाया तू? कहीं तूने इस कलूटी से शादी तो नहीं कर ली? पहले से ही एक गरीब बहू को झेल रही हूँ मैं, ऊपर से तू कलूटी बहू ले आया। जानता है कलूटी बहू के आने से हमारा वारिस भी काला पैदा होगा। तू क्या हमारा आने वाला फ्यूचर काला बनाना चाहता है? कालू बेबी, ये सब क्या है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ बड़ी इनोसेंट है, वो हमारा स्वागत करेंगी, पर ये तो मेरे रंग को लेकर मुझे खरी खोटी सुना रही है। ये बुढ़िया, अगर तूने कुछ कहा तो मैं दहेज में लाया सारा सामान जो अपनी प्रॉपर्टी तेरे इस नालायक बेटे के नाम की तुझसे छीन कर ले जाऊंगी। क्या इतना सारा सामान तुम अपने साथ लेकर आई हो? एसी कहाँ है कालू बेटा? तूने इसे बताया नहीं क्या मुझे एसी चाहिए? माँ, तुम अपनी जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगाती? पहले मेरी बात तो सुन लो। ये रिंकी मेरी बीवी रिंकी है और माँ, मैं रिंकी को पिछले 1 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इश्क वाला लव। वो सब तो ठीक है बेटा, पर काली चिड़िया ही क्यों? और ये मनूस भी इस गरीब मनूस की तरह एसी लेकर नहीं आई तो फायदा ही क्या है अमीर होने का? माँ, बस भी करो तुम, मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ना चाहते हो। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। रिंकी चिड़िया का खुद का बिजनेस है एसी का, और वो एसी लेकर नहीं आई क्योंकि वो आपको अपने साथ शोरूम ले जाना चाहती थी ताकि आप अपनी पसंद का एसी ले सको। आप खुद सोचो ना, जिस काली सौतन ने अपनी गरीब सौतन के लिए सामान लिया, वो वाला आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा नहीं करेगी? रिंकी चिड़िया के पास वो सब है जो आपने कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। इतना बोलकर कालू कौवा अपनी माँ को कमरे में ले जाता है और अपनी इस चाल के बारे में बताता है कि किस तरह उसने जानबूझकर रिंकी चिड़िया को अपने प्यार के जाल में फंसाया। क्योंकि रिंकी चिड़िया का रंग काला था, इसलिए उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, पर कालू कौवे को तो सिर्फ उसकी दौलत से प्यार था। अपने बेटे की सच्चाई सुनने के बाद कबूतरी बहुत खुश होती है और अपने बेटे से कहती है, अरे वाह बेटा, आखिर तूने दिखाई दिया कि तू मेरा बेटा है। आखिरकार ले ही आया तू उस चिंकी चिड़िया की काली सौतन इस घर में। अच्छा, जल्दी से मुझे अब शोरूम ले जा एसी के लिए। मैं तो इस काली बहू को अपना सकती हूँ एसी के लिए। अब क्या था, बिना कोई सवाल जवाब किए कबूतरी रिंकी चिड़िया के साथ उसकी शोरूम जाती है और वहाँ से अपनी पसंद की कुछ एसी उठाकर अपने घर में लगवा देती है, जिसके बाद बेचारी गरीब चिंकी चिड़िया की जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। पर रिंकी चिड़िया दिल की साफ थी, वो अपनी सौतन के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करती और जब भी कबूतरी या कालू कौवा चिंकी चिड़िया को परेशान करते तो वो अपनी सौतन का साथ देती है।